हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एस्टेट। जैसे कि आपको पता ही है 2019 का पेपर हम कर चुके हैं। 2020 का पेपर हम कर रहे हैं आपका एस्टेट साइकोलॉजी का रिगार्डिंग। तो जैसे कि आपको पता ही है, क्वेश्चन भी हम अलग तरीके से करते हैं, हर एक के ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपके पास सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 130 तक हम कर चुके थे, अब हम बात करेंगे 131 से। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन ए रिसर्चर एक्टिवली बिकम्स ए पार्ट ऑफ द ग्रुप। एक रिसर्चर जब एक पार्ट यानी कि ग्रुप जो है जिसके ऊपर वो रिसर्च देख रहा है या कर रहा है उसका पार्ट बन जाता है इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड देयर बिहेवियर। तो ऑब्वियस बात है, देखिए अगर आप किसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि अगर आप किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और अगर आप उस रिसर्च का या फिर उस ग्रुप का पार्ट बन जा रहे हैं, तो यानी कि आप उसके क्या बन गए, एक पार्टिसिपेंट बन गए। आप उसके क्या बन गए, पार्टिसिपेंट बन गए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, राइट। कंट्रोल कब होता है, जब मैं उनकी सेटिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूं, यानी कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने लगूं। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट जो भी होते हैं वो सारे कंट्रोल होते हैं। कंट्रोल को ही आप एक्सपेरिमेंटल आप कह सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्मेट जो प्री डिफाइन होता है, फॉलो प्री डिफाइन फॉर्मेट, जो हमने पहले से ही डिफाइन फॉर्मेट बना रखा है, हम सिर्फ उसी को ही फॉलो करेंगे। इंटरव्यू, इंटरव्यू आपको पता ही है वर्बली चलता है। ये आपका ओपन एंडेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट में अगर एक ऑब्जर्वर उस ग्रुप का खुद पार्ट बन जाता है तो क्या कर गया, एक पार्टिसिपेंट बन गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इस स्टेट को पूरा कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है ये कि वाइल ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू द मूव फास्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन देन टू द फार्दर अवे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो फिनोमिना होता है ये क्या फिनोमिना कहलाता है। आई होप सबने पढ़ रखा होगा, ये यूजीसी में 3 या 4 बार आई थिंक पूछा जा चुका है। इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ एस्टेट के क्वेश्चन नहीं है, ये आपसे यूजीसी में भी बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए जब भी आप कभी भी ट्रेन या कार में जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा जो हमारी कार के पास जो चीजें होती हैं वो बहुत जल्दी हमारी आंखों के सामने से जाने लग जाती है। मीनवाइल जो दूर की चीजें होती हैं वो लंबे टाइम तक स्टे रहती हैं। जैसे कि अगर आप किसी कार में जा रहे हो, आप देखोगे जो आपके सामने या पास जो पेड़ है वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकल गया, लेकिन आप दूर किसी घर को देख रहे हो या खेत को देख रहे हो या किसी और चीज को देख रहे हो, वो आपके कार के साथ 10 से 15 मिनट रहती है। और आप उससे भी दूर, सबसे दूर क्या है, सूरज यानी कि सन से कंपेयर कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि पहले भी वो इसी डायरेक्शन में था, 1 घंटे बाद भी इसी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर चल गया लेकिन वो है किस तरफ, इसी तरफ है। तो व्हाट डज दैट मीन्स, यहाँ पर यही क्वेश्चन आपको बताता है। अब इस फिनोमिना को हम कहते हैं मोशन पैरालैक्स। मोशन पैरालैक्स में क्या होता है, जो हमारी नियर बाय ऑब्जेक्ट हैं वो दे आर अपियर टू मूव फास्टर एज कंपेयर टू द फार ऑब्जेक्ट। मैं यहां लिख देता हूं, नियर ऑब्जेक्ट्स appear to move faster। जो आपके करीबी चीजें होती हैं वो ज्यादा तेज फास्टर मूव करने लग जाती हैं। फाइव फिनोमेना क्या था, फाइव फिनोमेना इज रिलेटेड विद द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये फाइव फिनोमेना जैसे कि आप कह सकते हैं, जो दिवाली की जो लाइट्स होती हैं, अगर आप देखोगे लाइट्स क्या होती हैं, जलती बुझती हैं, क्या वो मूव कर रही होती है, नहीं। लेकिन फाइव फिनोमेना क्या बताता है कि अगर हम उन्हें एक स्पीड से ज्यादा तेज से फ्लक्चुएट करेंगे तो हमें मूवमेंट दिखने लग जाएगी। कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी, 30 to 200 मीटर मिली सेकेंड, नॉट मीटर, मिली सेकेंड। सेकेंड का भी एक चौथाई जो उसका होता है हिस्सा होता है, 1/100 राइट। तो 30 to 200 मिली सेकेंड की रफ्तार से अगर आप किसी चीज को फ्लक्चुएट करोगे तो वो स्टेशनरी है लेकिन वो मूवमेंट करने लग जाएगी। जैसे कि अगर हम दिवाली में फायरवर्क्स की बात करते हैं, पटाखे नहीं, जो आप लड़ियां लगाते हैं, राइट, तो वो आपका फाइव फिनोमिना पे होता है। ऑटोकाइनेटिक एनर्जी क्या कहलाती है कि सेम अगर आप किसी चीज को डार्क के अंदर फ्लक्चुएट करोगे तो वो मूवमेंट करने लग जाएगी।
परसेप्शन ऑफ द मूवमेंट क्या होता है कि आपको वो चीज मूव नहीं कर रही होती है, लेकिन मूवमेंट करने लग जाती है। जैसे कि हम बचपन में इस तरीके का खेल खेलते थे, अगर आप इसको देखते 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 रहोगे तो आपको लगेगा आप इसके अंदर क्या होते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो, या फिर ये जो फिगर है ये हल्की हल्की मूव करने लगी है, दैट इज द परसेप्शन ऑफ द मूवमेंट। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो मोशन पैरालैक्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 बहुत ही सिंपल है। जॉन, ये क्या लिखा रखा है, जॉन वॉटसन बिलोंग टू द विच फॉलोइंग स्कूल। बिल्कुल ये सबको पता होगा, लेकिन चारों ऑप्शन की हम बात करते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चरलिज्म आपके कौन थे, विलियम वुंड थे आपके। फादर ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म कौन थे आपका, विलियम वुंड थे। फादर ऑफ द फंक्शनलिज्म कौन थे आपके, विलियम जेम्स। फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म आपके थे जॉन वाटसन, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ गया हुआ है। और फादर ऑफ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कौन थे आपके, अब्राहम मैस्लो। राइट, तो कोई भी आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके की, ध्यान रखिए। अगर हम बात करते हैं, बिहेवियरिज्म इज द सेकंड फोर्स ऑफ द साइकोलॉजी। फर्स्ट फोर्स ऑफ द साइकोलॉजी क्या थी, फर्स्ट फोर्स ऑफ द साइकोलॉजी आपकी साइको डायनामिक्स, जो कि आपकी फ्रूड ने करी थी। तो इन सारी छोटी छोटी चीजें, इन सबको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 134, ए स्टूडेंट एंटर द क्लासरूम टू अपियर द एग्जामिनेशन इन द मैथमेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, वो मैथमेटिक्स का पेपर देने आया है। ही इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी, वो एंजाइटी फील कर रहा है, और एंजाइटी की वजह से उसकी हार्ट रेट बढ़ गई है। हार्ट रेट के साथ साथ मसल्स में टेंशन, यानी कि आप देखते हो एकदम बॉडी आपकी स्टिफ होने लग जाती है और पसीना आने लग गया है। दीज सिम्टम्स आर रिलेटली प्रोड्यूस बाय द, और ये सिम्टम्स किस नजरिए से या बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में से किस ऑप्शंस के थ्रू हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। जब भी उसे कुछ ऐसी फियर एंजाइटी होने लग जाती है तो आप देखते हो कि पसीने पसीने हो जाना, यानी कि एकदम या तो हम फाइट और फ्लाइट के मोड पर चले गए। अचानक से एड्रेनल का रश आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होने लग जाता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल, मैं यहाँ लिख देता हूं, रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट एंड फाइट। राइट, रेस्पॉन्सिबल किसके लिए रहता है, फ्लाइट और फाइट के लिए। अगर हम बात करें तो यही आपसे पूछा गया हुआ है। देखिए, इंक्रीज हार्ट रेट हो गई है, मसल टेंशन में स्टिफनेस आ गई है, ये भी लिख सकता है। जो अंडर आर्म्स थे उनके अंदर क्या हो गया, पसीना आ गया है। ये सारी किस चीज से रिलेटेड होती है, आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेट होती है। अब हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम क्या होता है आपका, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, वो सारी चीजें जैसे कि रेस्ट करना और बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करवाना, ये आपका पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन में आता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन, ये सारा किसके अंदर आता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक में। और सोमैटिक या फिर आप कह सकते हैं एसएनएस, ये सिस्टम क्या कहलाता है, आपके सारे के सारे जो वॉलंटरी एक्शन होते हैं एंड मेमोरी को प्रोसेसिंग करना, यानी कि प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं, ये आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम से आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है कि बच्चे को एंजाइटी हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। बहुत इजी चल रहा है, देखिए। और क्वेश्चन नंबर 135, आज पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन हम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक डज नॉट बिलोंग टू द अदर। कौन सी ऐसी टेक्निक है जो दूसरे से नहीं दूसरे से मैच नहीं करती है। सीपीआई सबको पता है, सीपीआई क्या होता है बेटा, सीपीआई होता है आपका क्राइसिस प्रिवेंशन, मैं लिख देता हूं यहाँ पर फिर, क्राइसिस प्रिवेंशन इंटरवेंशन। राइट, टैट आपको सबको पता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। नियो प्राइम, ये भी आपको सबको पता ही है, ये क्या होता है आपके 5 फैक्टर के बाद ये बना हुआ है। एमएमपीआई भी, मनियोस्टा
टेस्ट आई होप सबको पता होगा। तो अगर आप देखोगे इन चारों में से ये किसके लिए होता है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी के लिए होता है। टैट बेसिकली क्या है, टैट है आपकी एक तरीके की प्रोजेक्टिव टेक्निक बेटा, प्रोजेक्टिव टेक्निक। नियो प्राइम भी आपका किसके लिए होता है, पर्सनैलिटी के लिए होता है। और एमएमपीआई भी क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए। तो सीपीआई, नियोपीआई और एमएमपीआई ये तीनों किसके लिए होते हैं, पर्सनैलिटी के लिए होते हैं। मीनवाइल जो आपका टैट होता है वो किस लिए होता है, आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक से अनकॉन्शियस जो आपका माइंड है उसको रीडेबल करने के लिए हम टैट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी डेडिकेशन की जरूरत है। देखिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो डेडिकेट रहना पड़ेगा। बच्चे मेरे से बहुत बार कहते हैं, और मैं अगर आपको एज ए कंटेंट क्रिएटर की तरह से बताऊं तो इतनी वीडियो को किसी को देखना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको पास होना है तो ये सब करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी तरीके से आप लोगों को शॉर्टकट या इस तरीके की कुछ चीजें बता रहा हूँ। देखिए अगर आप देखोगे यूट्यूब पर बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं, बच्चे उसके अंदर टाइम वेस्ट कर सकते हैं लेकिन अपनी एजुकेशन के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो जनरेशन है, जेन जी कह लीजिए, चाहे जेन आप अल्फा कह लीजिए, या आप जो आपकी न्यू जनरेशन चल रही है, वो ज़्यादा एजुकेशन की तरफ ज़्यादा आप कह सकते हैं मोल्ड नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो लोगों को डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो जो अगर हम कहें सक्सेस जो है बहुत इजीली आपको मिल जाएगी अगर आप दूसरों की तरफ या फिर जो दूसरी चीजें हैं उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द 136 क्वेश्चन, क्या वो कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ द डाटा कलेक्शन विच मेथड फेज टू रिप्रेजेंट द इलिटरेट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसी है, इलिटरेट है, तो डेफिनेटली क्वेश्चनेयर में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जब अनपढ़ लोग हैं उनको आप क्वेश्चन दे दोगे तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चनेयर बिल्कुल पढ़ते ही आपको हो सकता है। केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी में इंडिविजुअल उनके बारे में बहुत ज्यादा डीप स्टडी करता है। वो पूछता है कि अच्छा ये कैसे बैठता था, कहाँ का रहता था, कितनी बार स्कूल में आता था, स्कूल में किसके साथ बैठता था, जो जो उसके दोस्त हैं वो कैसे थे। राइट, केस स्टडी हो गया। इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है कि भाई आप दूसरों के बारे में या फिर किसी हैंडल सिचुएशन के बारे में, स्पेसिफिक एक्टिविटी के बारे में पूछते हैं। ऑब्जर्वेशन तो आपसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, लेकिन क्वेश्चनियर में आपका पढ़ा लिखा होना बहुत कंपलसरी है। तो 136 का ऑप्शन नंबर 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, यू हैव टू डू ए मेजर साइंस प्रोजेक्ट फॉर द स्कूल। आपको एक मेजर साइंस प्रोजेक्ट करना है स्कूल का। यू स्टार्ट प्लानिंग द स्टेप्स, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड अलोकेट योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्स। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने स्टेप्स की प्लानिंग करने लगे हैं, मॉनिटर करने लगे हैं अपनी प्रोग्रेस को, और अलोकेट कर दिए आपने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो स्टर्नबर्ग ट्राई आर्किक प्रिंसिपल याद करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, ACP, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, अगर आप ऑप्शन में देखोगे तीनों के तीनों पार्ट नहीं है। यहाँ पर ना ही एनालिटिकल लिख रखा है, ना ही क्रिएटिव लिख रखा है, ना ही प्रैक्टिकल लिख रखा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी, आपका होता है एनालिटिकल, दूसरा आता होता है आपका क्रिएटिव, और फिर मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी वीडियो जाके भी देख सकते हैं। अब एनालिटिकल वो लोग होते हैं जो बुक स्मार्ट होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग। क्रिएटिव वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि आपके यूनिक आइडिया को, आप कह सकते हैं नई नई चीजों को खोज के लाते हैं, यानी कि आप इसके अंदर न्यू आइडियाज को क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज। प्रैक्टिकल वो लोग होते हैं जो कि स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, और जिन्हें प्रैक्टिकली नॉलेज होती है। अगर मैं इनके सब पार्ट की बात करूं बेटा, देखिए इनके अंदर भी इनके सब पार्ट होते हैं, और उसी सब पार्ट के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अगर मैं एनालिटिकल की बात करता हूं तो इसके अंदर 3 सब पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 सब पार्ट होते हैं, पहला होता है इसका मेटा कंपोनेंट, अब आपको दिखने लग जाएंगे, देखिए। दूसरा होता है आपका इसके अंदर परफॉर्मेंस, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर जाके देख लीजिए। थर्ड आपका होता है नॉलेज एक्विजिशन। वहीं पर ही आपके क्रिएटिव के अंदर अगर हम बात करें, उसके अंदर आपके 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका नोवेल्टी,
और दूसरा होता है आपका ऑटोमेशन। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल के अंदर भी आपके 3 पार्ट होते हैं, कौन-कौन से? पहला होता है आपका अडैप्टेशन, दूसरा आपका होता है शेपिंग और तीसरा होता है सिलेक्शन। ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पर उसने वो क्या कह रहा है कि उसने अपने प्लान्स को, अभी देखें आप, उसने अपने प्लानिंग करी है स्टेप्स के बारे में कैसे हमें परफॉर्म करना है, यानी कि उसने एनालाइज करा है, इवैल्यूएट करा है। तो अगर आप देखोगे जो मेटा कंपोनेंट होते हैं, मेटा कंपोनेंट में हम देखते हैं कि किसी चीज को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, किसी चीज को आप कैसे मॉनिटर कर रहे हो, किसी चीज को कैसे आप इवैल्यूएट कर रहे हो, दैट इज योर मेटा कंपोनेंट। जैसे कि मैं एक पेपर लिखना चाहता हूं, दैट इज आई एम प्लानिंग टू राइट ए पेपर। परफॉर्मेंस कंपोनेंट में मैं क्या करूंगा, आई राइट द पेपर, मैंने उस पेपर को लिख दिया। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट में मैं क्या देखूंगा कि अगर मैं वो पेपर लिख रहा था या पेपर को लिखते समय मैंने उसके साथ साथ और क्या क्या नया सीखा, दैट इज नॉलेज एक्विजिशन। तो यहां पर आपका कौन सा कंपोनेंट आएगा? मेटा कंपोनेंट। बिल्कुल ठीक। मेटा कंपोनेंट में मैं दोबारा बता देता हूं, किसी चीज को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, उसकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करना। अगर आप देखोगे यहाँ पर वो क्या कर रहा है, उसकी मॉनिटर प्रोग्रेस, देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसे क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। तो आपका मेटा कंपोनेंट इसका सही आंसर होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। यहाँ पर एक कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वे ऑफ रिड्यूसिंग डेजोनेंस। डेजोनेंस क्या होता है? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके बिलीफ कुछ और हैं लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं, यानी कि आपके जो बिलीफ है और जो आपके एक्शन है वो मैच नहीं कर पा रहे होते हैं, तो आप डेजोनेंस में होते हैं। सपोज करिए आप कह रहे हैं कि स्मोकिंग मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन हर सुबह शाम आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? डेजोनेंस हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है लियोन फेस्टिंगर की थ्रू कि रिड्यूसिंग डेजोनेंस को कम करने के लिए, डेजोनेंस को कम करने के लिए उनके द्वारा क्या नहीं कहा गया था। तो क्वेश्चन के ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं, लियोन फेस्टिंगर ने 4 कंपोनेंट बताए थे। 4 कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट थे? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि अगर आपका डेजोनेंस को आपको रिड्यूस करना है तो यू हैव टू द चेंज बिहेवियर। सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए भी मैं सिखाऊंगा। देखिए अगर आप बात करोगे यहाँ पर डेजोनेंस के, जो लियोन फेस्टिंगर है उसकी पूरी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है, कैसे देखते चलते हैं। डेजोनेंस के बारे में मैंने बताया। आप रिड्यूसिंग ऑफ द डेजोनेंस की, आप डेजोनेंस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले अपने बिहेवियर को चेंज करके। अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे होते हैं तो आप जस्टिफाई करते हैं अपने बिहेवियर को, जस्टिफाई योर बिहेवियर। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते या जस्टिफाई कर चुके होते हैं तो आप एक न्यू कॉग्निशन ढूंढते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो हमें करना है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हम बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और आप सुबह शाम कर रहे हैं, तो ये आपको भी बेकार लगेगा और दूसरा जो इंडिविजुअल होगा कहेगा आप तो मना करते हैं लेकिन खुद आप कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है? एडिंग न्यू कॉग्निशन। और लास्ट इन्होंने 4 पार्ट दिए थे, लास्ट होता है ट्रिवलाइज डेजोनेंस। ट्रिवलाइज डेजोनेंस। आइए इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चेंज बिहेवियर में देखिए उसने क्या करा, रेजोनेंस को डेजोनेंस को रिड्यूस करने के लिए वो अपने बिहेवियर को चेंज करेगा, यानी कि स्टॉप स्मोकिंग। आप सिगरेट पी रहे थे, आपने सिगरेट पीना ही छोड़ दिया, आपका बिहेवियर चेंज हो गया। आप कह रहे थे सिगरेट पीना इज हार्मफुल, आपने बिहेवियर चेंज कर लिया, डेजोनेंस क्या हुआ? खत्म हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि जो आप कह रहे हो वही आप कर रहे हो। अगर आप सपोज करिए वो रिड्यूस नहीं कर पाते, यानी कि अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाते, फिर आप उसका दूसरा क्या देखोगे, उसको जस्टिफाई करने लग जाओगे। जस्टिफाई क्या करने लग जाओगे कि भाई सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, हमारे दादा पीते थे यार, हमारे चाचा पीते थे, बताओ अभी तक तो उनको कोई कैंसर नहीं हुआ, आप कह रहे हो सिगरेट पीने से कैंसर हो जाएगा। यानी कि अपने आप को कन्विंसिंग वन सेल्फ दैट स्मोकिंग इज नॉट हार्मफुल। स्मोकिंग क्या है बेटा? हार्मफुल नहीं है। इससे आप क्या कर रहे हो, जो आप बिहेवियर कर रहे हो उसको जस्टिफाई कर रहे हो। फिर आप क्या करते हो, अगर जस्टिफाई में भी आपको रिड्यूस नहीं हो रहा है डेजोनेंस, आप न्यू कॉग्निशन चीजें ढूंढते हो।
न्यू कॉग्निशन मतलब कि आप कुछ ना कुछ तो करना है। आप सोशल बेनिफिट गिनवाने लग जाते हो, इसके क्या क्या फायदे हैं सिगरेट पीने के, सोशल बेनिफिट्स ऑफ स्मोकिंग, आप इसके क्या गिनवाने लग जाओगे कि इसके देखो क्या क्या फायदे हैं। इस तरीके से कुछ इंडिविजुअल कहते हैं कि भाई हम स्मोकिंग करते हैं तभी हमें वॉशरूम आता है, तभी हमारा प्रेशर बनता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चाय पीते ही हमारा प्रेशर बनता है। तो अब उनकी क्या होगी, हैबिचुअल बन गई है, तो अब वो सोशल बेनिफिट गिनवा रहे हैं स्मोकिंग करने के कि भाई मुंह से स्मेल नहीं आती है, दिस एंड ऑल दिस। फिर आप क्या करने लग जाते हो, अगर उसके बाद भी आपको डेजोनेंस जो है कम नहीं हुआ है तो आप ट्रेवलाइज कर देते हो। ट्रेवलाइज का क्या मतलब होता है, डिसमिस हेल्थ इफेक्ट, कह रहे कुछ नहीं होता है, सब कहने वाली बात है, सब झूठ है भाई। इतने लोग पीते हैं, खाली जो होना होगा हो जाएगा, सिगरेट पीने से थोड़ा ना कैंसर हो जाएगा। तो दैट इज, आप क्या कर रहे हैं, ट्रिवलाइज कर रहे हैं डेसोनेंस को। चार चीजों की बात करिए, आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन टाइम इज द बेस्ट हीलर, यहां पर इन्होंने कोई भी हीलिंग की बात नहीं करी है, पहला ऑप्शन इसका आंसर है। लियोन फेस्टिंगर ने कभी ये नहीं कहा कि समय के साथ साथ आपकी चीजें जो होती चली जाएंगी वो ऑटोमेटिकली एटीट्यूड आपका चेंज हो जाएगा, नहीं। रिड्यूस की उन्होंने बात करी है, बिल्कुल मैंने आपको बताया रिड्यूस की यहाँ पर बात करी है। देखिए जस्टिफाई बिहेवियर कर रहे हैं, ऐड मोर यानी कि ऐड ऐड न्यू कॉग्निशन, चेंज डेजोनेंट बिलीफ, चेंज बिहेवियर की भी बात कर रहे हैं। सारी चीजें यहाँ पर हमने लिखी हुई है, लेकिन टाइम इज द बेस्ट हीलर की उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी है। तो व्हाट डज दैट मीन, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी इंडिविजुअल से प्राइवेटली बात कर रहे हैं और एक आपने डिस्टेंस मेंटेन करके रख रखा है, तो अकॉर्डिंग टू द एडवर्ड हड आपके और उस पर्सन के बीच में क्या है, 18 इंच का जो है डिस्टेंस है। ध्यान से पढ़िए, इसमें वो कह रहा है कि आप किसी इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं और आप में और उस इंडिविजुअल में 18 इंचेस का गैप है। तो अकॉर्डिंग टू एडवर्ड हॉल आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आइए इनकी कैटेगरी भी देखते हैं। तो देखिए जो आपके एडवर्ड हॉल थे उन्होंने चार तरीके की डिस्टेंस की बात करी है। सबसे पहला उन्होंने बात करी है, दिस इज फर्स्ट इंटीमेट, इंटीमेट डिस्टेंस। उसके बाद उन्होंने बात करी है पर्सनल की, फिर सोशल की, और चौथा आपके पब्लिक की बात करी है। अब यहाँ पर डिस्टेंस चूंकि आपसे पूछा है, डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, इंटीमेट यानी कि आपके फैमिली लवर या क्लोज वन से जिस तरीके से आप बात करते हैं। आपने देखा होगा घर के भाई बहन, अरे आंटी देखो आज तो खूब बन ठन के निकल रही है भाई, है ना। दैट इज 0 से 18 इंचेस का जो डिफरेंस रहता है, कान में कानाफूसी करना, वो आपका इंटीमेट डिस्टेंस में आता है, आपके फैमिली के लोग जैसे बात करते हैं। फिर आपका पर्सनल डिस्टेंस आता है। पर्सनल डिस्टेंस मतलब कि आपके दोस्त हैं या फिर फैमिली के रिलेटिव है। फैमिली के रिलेटिव और फैमिली में बहुत फर्क होता है। चाचा के लड़के हैं या चाचा हैं तो आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हो। दैट इज 18 इंच टू 4 फीट के बीच में ये आता है पर्सनल डिस्टेंस। फिर आपका आता है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस कितना होता है, 4 इंच से 12 इंच, जो आप अपने कुलीग्स के साथ बात करते हो। पब्लिक डिस्टेंस यानी कि सपोज करिए कोई आपको स्ट्रेंजर मिल गया, वो आपसे रास्ता पूछ रहा है, तो आपके और उस स्ट्रेंजर के बीच में 12 फीट, यहाँ पर फिट आएगा बेटा, 12 फीट से लेकर 25 फीट तक का डिफरेंस रहता है। और ये भी 4 फीट से लेकर 12 फीट, सॉरी मेरे को ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो ये फिट होता है, सिर्फ इंचेस के बाद फिट आने लग जाता है यहाँ पर। 4 फीट से 12 फीट आपका सोशल डिस्टेंस, 12 फीट से 25 फीट आपका पब्लिक डिस्टेंस। कुछ लोग आपने देखेंगे आप उनसे रास्ता पूछते हो, वो बिल्कुल आपसे पेट से पेट भिड़ा देंगे। खासकर जो अंकल जी होते हैं जिनके बहुत ज्यादा टम्मी निकल रखी रहती है, आप अगर दिल्ली मेट्रो में चल रहे हो, दे आर टोटली इनटू यू भाई, फुल आपके बैक पर उनका टमी लग रहा है, एंड दे आर लाइक कि हाँ तो बेटा थोड़ा आप एडजस्ट करो ना। अरे यू शुड बी बिकम बैक, आपको थोड़ा पीछे हो जाना चाहिए, इंस्टेड यू आर सेइंग कि आप थोड़ा एडजस्ट करो, राइट। तो सबसे पहले आपका इंटीमेट रिलेशन होता है, एडवर्ड हॉल ने यही पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 ये कह रहा है कि आफ्टर बीइंग नॉकआउट एंड स्ट्राइकिंग द बैक ऑफ द हेड ऑन द फ्लोर ए बॉक्सर लैप्स इनटू द परमानेंट कोमा। बॉक्सिंग करते हैं, बहुत ही डेंजरस स्पोर्ट्स है, ऑल तो सारे स्पोर्ट्स ही डेंजरस रहते हैं, लेकिन बॉक्सिंग में कई बार आपने देखा होगा इंडिविजुअल कोमा में चले जाता है अगर उसके, आप कह सकते हैं ब्रेन के बैक साइड पे, जिसे हम छोटा दिमाग कहते हैं, अगर वहां पर यानी कि गुद्दी जिसे कहते हैं, गर्दन के ऊपर वाला पार्ट, नेक के अबव वाला पार्ट,
तो अगर वहां पर लग जाता है तो वहां पर इंडिविजुअल कोमा में जाने के चांसेस होते हैं। तो वो कह रहा है कि वो जो ब्रेन है, क्योंकि उसका डैमेज क्या हुआ है, उसका बैक हैंड, बैक आप कह सकते हैं बैक ब्रेन, अगर हम कॉमन टर्म में बात करें, बैक ब्रेन के अंदर अगर आप देखोगे सिर्फ आपका एक यहां पर आउट ऑफ द ऑप्शन एक ऑप्शन आता है, दैट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होते हैं, आपका जैसे ये ब्रेन है, यहां पर आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, थैलेमस इससे थोड़ा अंदर की तरफ होता है, राइट। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन इज द राइट आंसर। बैक साइड में, बैक ऑफ द बिल्कुल योर आप कह सकते हैं जहां से आपकी नेक और बैक जुड़ रही होती है, वहां पर आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। वहां पर अगर डैमेज आ जाए, जैसे कि अगर आपने देखा होगा फिलिप ह्यूज जो कि क्रिकेटर थे 25 साल के, उनकी लेदर की बॉल लगी थी तो उनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही आप कह सकते हैं एक तरीके का सीरियस इंजरी हो सकती है अगर आपके बैक पर या गर्दन के बैक पर अगर आपको चोट लग जाए या इंजरी हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 141, चूंकि मैंने कहा है आज इसको पूरा खत्म करते हैं। 141 में कह रहा है कि सोशल लोफिंग, ये तो हमने पहले भी कर रखा है, जब बहुत ग्रुप या फिर इंडिविजुअल ग्रुप में काम करता है तो अपने वो चीजों को कंट्रीब्यूट नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वो इवेल्युएट नहीं होगा। तो अगर आप देखोगे मोटिवेशन ऑफ द मेंबर डिक्रीज, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन इसका सही है कि इंडिविजुअल की जो मोटिवेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा तो लोग उसे इवेल्युएट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 की 142 देखते हैं। ये कह रहा है कि 4D, 4D किसके अंदर, एबनॉर्मलिटी के अंदर 4Ds होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर नहीं है। अगर आप देखोगे डेवियंस होता है, डिस्ट्रेस होता है, डिसफंक्शन होता है और आपका डेंजर होता है। दीज आर द 4Ds। ये अगर किसी आप एक इंडिविजुअल को एबनॉर्मल या अबनॉर्मलिटी में शो कर रहे हो तो उसके पास ये चारों के चारों डी होने चाहिए। यानी कि डेवियंस भी नॉर्मल बिहेवियर से डेवियंस होना चाहिए, डिस्ट्रेस यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द टाइम से उसे इस तरीके का काफी ज्यादा शिवरिंग या फिर स्ट्रेस की सिचुएशन होनी चाहिए। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी वो इंडिविजुअल नहीं कर पा रहा है, या तो सेल्फ हार्म कर सकता है या फिर दूसरे को हार्म कर सकता है। दीज आर द 4D। डिलाइट कुछ नहीं होता है तो डिलाइट आपका यहाँ पर आंसर है 142 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 143 की तरफ देखते हैं, कह रहा है व्हेन द कंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुली, जब आपकी कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुली एक साथ होती है तो देखिए खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों क्या है, टुगेदर प्रेजेंट है। तो अगर आप देखोगे ट्रेस कंडीशनिंग, डिलेट कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, राइट, साइमल्टेनियसली यानी कि दोनों एक साथ होती हैं। ऑप्शन में ही आंसर दिख रहा है, लिखा हुआ भी है यहाँ पर साइमल्टेनियसली कंडीशन। साइमल्टेनियसली कंडीशन में क्या होता है, जब आपकी कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल यानी कि सीएस और यूसीएस दोनों एक साथ प्रेजेंट होती है तो इसे साइमल्टेनियसली कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें साइमल्टेनियस और या फिर आप कह सकते हैं सीएस प्लस यूसीएस, सीएस प्लस यूसीएस, यहाँ पर लर्निंग के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। अगर आप सीटी भी बजा रहे हो और कुत्ते को खाना भी दे रहे हो तो कुत्ता सीख नहीं पाएगा। आप सीटी बजाओगे उसके बाद आप खाना दोगे तभी कुत्ता सीखेगा। अगर आप पहले खाना दे दोगे उसके बाद सीटी बजाओगे तो भी कुत्ता नहीं सीखेगा। साइमल्टेनियसली कंडीशनिंग में लर्निंग ना के बराबर ही होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं, मैक्स मिन कॉन प्रिंसिपल, ये क्या होता है आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिनिमाइजिंग डिपेंडेंट, ये कभी नहीं हो सकता। आप मिनिमाइज डिपेंडेंट वेरिएबल के क्यों कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आप इसका किसका है? आप कभी भी जब डिपेंडेंट वेरिएबल को मिनिमाइज कर दोगे तो उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कितना हो जाता है, जीरो की तरफ होता चले जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, मैक्सिमाइज एरर वेरिएंस, एरर को आप मैक्सिमाइज कर रहे हो, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं, मैक्सिमाइजिंग ट्रू सिस्टमैटिक वेरिएंस, ठीक है आप वेरिएंस को मैक्सिमाइज कर रहे हो। मिनिमाइजिंग एरर वेरिएंस, एरर को क्या कर रहे हो आप, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को कर रहे हो आप एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये वाला ऑप्शन पढ़िए सिर्फ और सिर्फ, मिनिमाइज एरिंग मिनिमाइजिंग एरर। कहीं आपको किसी भी ऑप्शन में मिनिमाइजिंग एरर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर 3
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि थेरेपिस्ट हैज कंपैशन एंड पिटी टुवर्ड्स द सफरिंग ऑफ द अदर बट इज नॉट एबल टू फील लाइक द अदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप उनकी तरफ क्या रख रहे हो, एक तरीके से फील करने की या फिर उनकी तरफ कंपैशन रख रहे हो, बट आप फील नहीं कर पाते। फील नहीं कर पाते यानी कि सिंपैथी। जब आप उनकी जगह खुद को रख के देखते हो, प्लस अगर वो कहता है एबल टू फील, तो आपका एम्पैथी हो जाता। यहां पर ये क्या है, नॉट आ रहा है यानी कि सिंपैथी। सिंपैथी मतलब आप उनके ऊपर दया या कंपैशन कर रहे हो। एम्पैथी मतलब आप उनकी जगह खुद को रख के देख रहे हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की, मल्टी मोड थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। मल्टी मोड थ्योरी ऑफ द सिलेक्टिव अटेंशन, आइए देखते हैं किसके द्वारा दिया गया था। सबसे पहले ब्रॉडबैंड ने फिल्टर थ्योरी दी थी, जिसका नाम है ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी। ट्रेसमैन ने आपकी दी थी एट्यूनेशन थ्योरी, AENUATION, एट्यूनेशन थ्योरी। जॉनसन एंड हेंस ने आपकी दी थी मल्टी मॉडल थ्योरी, और कोफका ने प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट में इनका काफी ज्यादा योगदान रहा था। अगर आप देखोगे कहीं पर भी, अगर जब भी हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात आती है, तो तीन नाम आप बहुत ज्यादा सुनोगे, मैक्स वर्थहाइमर, कर्ट कोफका और वुल्फगैंग गैंग कोहलर। तो ये तीनों काफी थे जिन्होंने अपनी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की इनिशिएशन में करा था। लेकिन आपका जो मैक्स वर्थहाइमर होते हैं, उन्हें फादर ऑफ द, आप कह सकते हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर की जॉनस्टन एंड हेंज ने आपका मल्टी मॉडल थ्योरी देने की कोशिश करी थी। गाइज, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाने के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। यहाँ पर ये कह रहा है, यू आर लुकिंग एट ए वेरी ब्लरी फोटोग्राफ। आप किसी एक जो ब्लर फोटोग्राफ है उसको देख रहे हो। एट फर्स्ट यू कैन सी इन ए वेग रेड सर्कल, आपको पहले वो छोटे छोटे रेड सर्कल दिखते हैं, बट आफ्टर स्टडिंग द पिक्चर, यानी कि थोड़े टाइम बाद आपको वो जो पिक्चर है, एक जो फाइनली जो पिक्चर है वो एप्पल है, और आप उसे अब देख पा रहे हो। पहले आप उसको ब्लर देख रहे थे, फिर उसके बाद हल्के हल्के रेड डॉट दिख रहे हैं, फिर उसके बाद आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हो कि ये क्या है, एप्पल है। तो यू हैव मूव फ्रॉम, पहले आपको धुंधला दिख रहा था, फिर रेड डॉट, फिर आप एप्पल। तो अगर आप देखोगे, आप क्या कर पा रहे हो, इस चीज को पहले सेंसेशन में जाएगी, सेंसरी मेमोरी के थ्रू ही सारी चीजें जाती हैं, राइट। सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी से आप क्या करोगे, सेंसरी मेमोरी से आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, परसेप्शन में डाल रहे हो। परसेप्शन किसका पार्ट होता है आपका, सेंसरी का। सेंसरी या फिर सेंसेशन, क्या कोई चीज सेंसेशन से स्टार्ट हो रही है, ऑप्शन नंबर 4। सेंसेशन से तो भी परसेप्शन पे जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। पहले आप सेंसरी मेमोरी के थ्रू, सेंसेस के थ्रू उस चीजों को एनालाइज कर रहे हो, उसके बाद आप उसको क्या कर रहे हो, परसेप्शन में ले रहे हो। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत इजी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 148 की ओर देखते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंडिविजुअल पीसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ग्रुप देम इनटू द लार्जर यूनिट। देखिए, कोई भी एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, किसी एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना ताकि आप उसे याद कर सको, उसे हम कहते हैं एनालाइजिंग भी कहते हैं। और उन छोटे छोटे पार्ट को एक साथ मिला देना, उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। मेमोरी के रिलेटेड ये पार्ट आपका चंकिंग कहलाता है। चंकिंग मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को आपने कर लिया, और इससे आप अपनी HTM को क्या कर सकते हो, थोड़ा आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, या फिर इसकी सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा कर सकते हो। सिग्निफिकेंट मतलब आप इसको HTM से LTM में ले जाने के लिए चंकिंग का यूज कर सकते हो। जब हम कहते हैं ना कि हम अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, तो उसके अंदर एक आपका चंकिंग का पार्ट होता है। निमोनिक कैसे होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ACP, ये आपका क्या है, निमोनिक, एनालिटिकल, क्रिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। जब ये अभी मैंने स्टनबर्ग ट्राइआर्किट की बात करी है, ये आपके निमोनिक होते हैं। फिल्टरिंग, दैट मींस उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना, ये पर्टिकुलर इस कैटेगरी में बिलोंग करता है। इलेबोरेटिव रिहर्सल, ये आपको कमेंट करके बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेबोरेटिव रिहर्सल। हम भी देखें आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ बात करते हैं, द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स ऑब्टेन बाय द इंडिविजुअल
ऑन द सेम टेस्ट, किसी भी 2 टेस्ट में इंडिविजुअल के सही स्कोर आए हैं लेकिन अलग-अलग टाइम गैप में आए हैं। ये रिलायबिलिटी कहता है। रिलायबिलिटी मैंने वीडियो डाल रखी है, उसे आप देख सकते हैं और थोड़े टाइम पहले भी हमने क्वेश्चन करा था। लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, डाइवर्जेंटिंग थिंकिंग की अगर हम बात करें, एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैनी आइडिया इज इट इज कॉल्ड। ये बेसिकली जो आपकी डाइवर्जेंटिंग थिंकिंग है, ये कहाँ से आई है? ये गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट मॉडल, एसआई मॉडल ऑफ द गिलफर्ड, वहां से ये आई है। बाद में ही इसी के बेसिस पर आपका टीटीसीटी, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बना था। उसके अंदर ये गिलफर्ड ने पहले 4 पार्ट दिए थे। उसके अंदर फ्लुएंसी में बताया था कि यू कैन प्रोड्यूस, एक इंडिविजुअल जो क्रिएटिव है वो प्रोड्यूस कर सकता है एज मैनी एज आइडिया फॉर ए गिवन टास्क। इफ एन इंडिविजुअल इज क्रिएटिव, वो उसके लिए अलग अलग आइडिया प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज फ्लुएंसी। इलेबोरेशन, उसको कैसे शो कर रहा है, कैसे वो इलेबोरेट कर रहा है। ओरिजिनलिटी, की जो आइडिया प्रोड्यूस हो रहा है कितना यूनिक है। फ्लेक्सिबिलिटी, क्या वो मोल्ड हो सकता है, जो पुराने आइडियाज हैं क्या वो उनके साथ जुड़ सकता है या नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो ये देखिए एस्टेट 2020 भी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ बने रहिए। हम आपकी साइकोलॉजी को आसान बनाकर ही रहेंगे। और देखिए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो जून में जो बच्चे यूजीसी का पेपर देने वाले हैं, डेफिनेटली यू विल थैंक फॉर मी टू रिमेन कंसिस्टेंट। सो इस वीडियो में इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ कहाँ पर और किस तरीके से हम वीडियो को और अच्छा बना सकते हैं आपके लिए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफिन शॉर्ट साइनिंग ऑफ। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।